हेलो बच्चों, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। कैसे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए बेटा हाइड्रोकार्बन को अपन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन में देखो, हाइड्रोकार्बन में आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखेंगे। तो ये जो भी चैप्टर्स आएंगे, जो भी ये टॉपिक्स आएंगे, उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एल्केन की बात कर लेते हैं। अगर एल्केन में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात किया जाए कि एल्केन को कैसे बनाया जाता है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो एल्केन को बनाने का तरीका, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एल्केन से एल्केन बनाते हैं, देखते हैं कि एक एल्केन से दूसरा एल्केन कैसे बन सकता है। तो उसके लिए जो अपन यूज करेंगे फ्रॉम एल्केन, आइसोमेराइजेशन। एल्केन से एल्केन बनाने के लिए आइसोमेराइजेशन, इसमें आप क्या लेते हैं, लॉन्ग चेन एल्केन और एनहाइड्रस AlCl3 और साथ में HCl लेकर हीट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाता है, ब्रांच चेन एल्केन। मतलब आइसोमेराइजेशन की अगर बात किया जाए तो लॉन्ग चेन एल्केन से क्या बनाया जाएगा बेटा, ब्रांच चेन एल्केन बनाया जाएगा। अगर एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बनाने की बात किया जाए, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन से अगर एल्केन बनाने की बात किया जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है, हाइड्रोजन का एडिशन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, H2 लेते हैं और साथ में ऐसा मेटल कैटलिस्ट लेते हैं जो H2 को अपने सरफेस पर क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर निकेल आप ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं बेटा, प्लेटिनम ले सकते हैं। याद रखें, पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो लो टेम्परेचर पे, निकेल के लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर होना चाहिए। और ये देखो हाइड्रोजन का एडिशन सेम साइड से होता है, सीन एडिशन रिएक्शन है, कुछ एनर्जी रिलीज होता है और ये जो एनर्जी रिलीज होता है उसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। याद रखेंगे बेटा, एल्काइन और एल्कीन में एल्काइन जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। अगर यहाँ पर H2 का रिएक्शन कराएं तो 2 मॉलिक्यूल H2 यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, एल्केन। एक मॉलिक्यूल इधर से ऐड होगा और एक मॉलिक्यूल इधर से ऐड होगा। फिर से वही बात कि यहाँ पर निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम हम लोग एज ए मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसीलिए इसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं, एल्काइन से हमने बना लिया, एल्केन से बना लिया, एल्कीन से बना लिया। हेलो एल्केन से एल्केन अगर आपको बनाना है बेटा, तो हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के लिए 3 तरीका है। एक, आपने RX ले लिया और यहाँ पर मेटल प्लस एसिड ले लिया, जैसे जिंक प्लस एसिटिक एसिड ले लिया। तो मेटल प्लस एसिड क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को निकाल कर हाइड्रोजन लाते हैं, RH का हो जाता है फॉर्मेशन, एल्केन बनता है। जितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड था उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। याद रहे, ये हाइड्रोजन जो है ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन ये नहीं हो सकता। हेलो एल्केन से एल्केन बनाने का दूसरा तरीका जो है बेटा, उसका नाम है उर्ज रिएक्शन। अगर उर्ज रिएक्शन की बात किया जाए तो अल्काइल हैलाइड हम लोग लेते हैं और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो है वो सोडियम से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां पर RR एल्केन बन जाता है और साथ में क्या बन जाता है बेटा, NaX। आप चाहें तो रिएक्शन को ऐसे लिख के समझ सकते हैं कि RX लिया और यहां पर भी बेटा RX लिया और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो 2NaX यहां से निकल जाएगा और RR का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो ये मेथड जो होगा सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए होगा, ना कि अनसिमेट्रिकल एल्केन का। दूसरी चीज, अगर एक कार्बन का हेलो एल्केन लिया तो 2 कार्बन का एल्केन मिलेगा, 2 का लिया तो 4 का मिलेगा, मतलब डाइमेराइजेशन प्रोसेस होगा। तो 3 कार्बन का एल्केन बनाने के लिए ये अच्छा मेथड नहीं है। अब आप बोलोगे सर 3 कार्बन का एल्केन नहीं बन सकता क्या? मैं बोलूंगा कि बन सकता तो है। जैसे ये आपने लिया और ये आपने लिया, एक मिथाइल हैलाइड लिया और एक इथाइल हैलाइड लिया, तो अभी सी बात है इसके बहुत से मॉलिक्यूल बने होंगे। तो हो सकता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाए तो 2 कार्बन का एल्केन बन जाए, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाए तो 4 कार्बन का एल्केन बन जाए, और ये हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो 3 कार्बन का। आप बोलोगे सर प्रोपेन तो बन गया, लेकिन प्रोपेन बनाने के चक्कर में 2 और हमारे पास प्रोडक्ट आ गए जो कि बाई प्रोडक्ट के रूप में होंगे, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये प्रोपेन बनाने के लिए या ऑड मेंबर कार्बन के एल्केन बनाने के लिए एक अच्छा मेथड नहीं है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बेटा, तो एक और रिएक्शन है जो NCERT तो नहीं दे रखा है, लेकिन पहले क्वेश्चन आते थे, कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस की अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अल्काइल हैलाइड लेते हैं
और इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किस चीज़ से, लिथियम से इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयोडाइड एंड आर प्राइम एक्स से। तो यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा, आर आर प्राइम। यहाँ से सिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं। यहाँ से सिमेट्रिकल एल्केन भी बन सकता है और अनसिमेट्रिकल, लेकिन याद रहे एक कार्बन का एल्केन मतलब मीथेन यहाँ से नहीं बन सकता। याद रहे बेटा, ये आर प्राइम एक्स जो है 1 डिग्री तो हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, लेकिन 3 डिग्री नहीं होगा। 3 डिग्री होगा तो ये रिएक्शन उस तरह से नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन से अगर एल्केन बनाना है या कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है, अल्कोहल से एल्केन बनाना है, तो क्या करेंगे। तो जैसे मान लो कि बेटा आपके पास अल्कोहल आ गया और अल्कोहल से एल्केन बनाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेड फास्फोरस HI ले लेते हैं। और रेड फास्फोरस HI सिर्फ इसी को एल्केन नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, OH को हटाएगा और H लाएगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ता है और वहां पर क्या लाता है, हाइड्रोजन लाता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन लाएगा। इस रिएक्शन में यही होने वाला है। हाँ, तो बेटा ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को हटाकर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ता है। तो सिमिलरली ये अल्डिहाइड को भी क्या करेगा, कीटोन को भी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कीटोन दिया गया है और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, रेड फास्फोरस और HI। तो ये क्या करेगा, साथ में ये 2 बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, दोनों को तोड़ेगा और उसके साथ क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा। ये इस तरह से एल्केन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, सबके साथ रिएक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 और इसका रिएक्शन करा दिया बेटा रेड फास्फोरस HI से। क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड टूटेगा, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3H मतलब CH4। यहाँ पर 2 एल्केन बन जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, हम लोग ZnHG जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं और ये क्या करता है, सेलेक्टिव फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन को ये क्या करता है, रिड्यूस करके एल्केन बना देता है। जैसे मान लो कि आपने ये क्या ले लिया बेटा, अल्डिहाइड, और इस अल्डिहाइड का रिएक्शन आपने किस चीज से करा दिया, ZnHgHCl। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, RCH3। सिमिलरली अगर आपने कीटोन ले लिया RC डबल बॉन्ड O R प्राइम और इसका रिएक्शन ZnHgHCl से करा दिया, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन करा दिया, तो RCH2 एंड R प्राइम ये बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो एक ऐसा ही रिएक्शन है अल्डिहाइड कीटोन के लिए ही यूज होता है रिडक्शन के लिए, जिसका नाम है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं NH2NH2KOH हीट, NH2NH2 के साथ KOH लेते हैं और हीट कर देते हैं। ये KOH की जगह पे कहीं कहीं देखेंगे बेटा डाइऑक्जेन भी दिया गया है इस तरह से। साइक्लोहेक्सेन में एक दूसरे के 1,4 पोजीशन पर ऑक्सीजन लगा दो तो डाइऑक्जेन बोलते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ होता है। अगर आपने अल्डिहाइड ले लिया RC डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन करा दिया NH2NH2KOH हीट से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, RCH3 बन जाएगा। या आपने RC डबल बॉन्ड O R प्राइम ले लिया, कीटोन ले लिया और सेम रिएक्शन कराया, तो क्या बन जाएगा बेटा, RCH2 R डैश बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छी तरह से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको एल्केन बनाना है तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला रिएक्शन जो है इसका नाम है सोडा लाइम रिएक्शन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपने ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया किस चीज़ से, NaOH से, और साथ में क्या ले लिया बेटा, CaO। इसी को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO इज नोन एज सोडा लाइम। और इसको क्या कर दिया बेटा, हीट कर दिया। याद रहे कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है और साथ में क्या बनता है, Na2CO3। बाद में ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट जो है प्रोटोनेट हो जाता है और क्या बना लेता है, RH। तो देखो एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है बेटा कि अगर आपको सोडा लाइम रिएक्शन कराना है और प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ से CO2 निकाल दो और CO2 और NaOH। CO2 क्या है बेटा,
एक एसिडिक ऑक्साइड है, NaOH बेस है, क्या मिल जाएगा, सॉल्ट, तो यहाँ से Na2CO3 मिल गया, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है और यहाँ पर RH जो है एल्केन बनता है, एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम बन जाएगा। जैसे मान लो कि हमने ब्यूटेनोइक एसिड ले लिया और इसका हमने NaOH CaO लेके हीट कर दिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्रोपेन, क्योंकि एक कार्बन कम हो जा रहा है। अब आपसे अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि अगर हमें प्रोडक्ट प्रोपेन बनाना है तो सोडा लाइम रिएक्शन से, तो रिएक्टेंट क्या लेंगे, तो करना क्या है, एक हाइड्रोजन निकाल के COH डालो, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया और COH डाल दिया, तो बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। सर बोलोगे कि सर यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो उसके हाइड्रोजन को भी निकाल के COH ला सकते हो, तो ये दोनों में से कोई भी कंपाउंड ले सकते हो। NCERT ने ये दिया गया है कि अगर हमें प्रोपेन बनाना है सोडा लाइम रिएक्शन से, तो हम कौन सा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, तो आंसर क्या होगा, एक आइसोब्यूटायरिक एसिड भी और ब्यूटायरिक एसिड, N-ब्यूटायरिक एसिड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। बेटा कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो हमने क्या लिया बेटा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH और इसका रिएक्शन किस चीज से करा दिया, NaOH से, और साथ में क्या करा दिया बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर होगा क्या, OH माइनस H प्लस से रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OO माइनस, साथ में Na प्लस रहेगा और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, H2O। इन सभी चीज़ों का क्या करा दिया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को बोलते हैं एनोड और दूसरे को क्या बोलते हैं, कैथोड। ये प्लस है, ये माइनस है, ये हो गया बेटा एनोड और ये क्या हो गया, कैथोड। अब आप जानते हैं कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस बेटा कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, मतलब अनायन जो होगा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन जो है, एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, एट एनोड कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या है बेटा, RC डबल बॉन्ड OO माइनस, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और माइनस चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, रेडिकल, और ये रेडिकल के प्रेजेंस में इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, R रेडिकल और साथ में CO2। R रेडिकल एक ही नहीं बने होंगे, बहुत से बने होंगे, तो दो R रेडिकल आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, RR एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एनोड के रिएक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं कैथोड पे, कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो कैथोड पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन। तो H2O जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, H2O का H प्लस जो है वो अपन बोल सकते हैं कि रिड्यूस हो गया, और H प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, H रेडिकल, और दो H रेडिकल कंबाइन करके कौन सा गैस देंगे, H2 गैस, और साथ में क्या बन जाएगा, OH माइनस। भाई H प्लस यहाँ से रिड्यूस हो गया, H प्लस यहाँ से रिड्यूस हो गया तो क्या बच गया, OH माइनस। यहाँ पर OH माइनस और Na प्लस मिलकर क्या बना लेगा बेटा, NaOH। मीडियम कैसा हो गया, बेसिक, इसलिए मीडियम का जो pH है वो इंक्रीज हो जाएगा, मीडियम का pH क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप समझो एनोड पे हमें क्या मिल रहा है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन पे एल्केन प्लस CO2 गैस, और कैथोड पे क्या मिल रहा है बेटा, H2 गैस। अगर मान लो कि एसिड में हमने फॉर्मिक एसिड लिया होता तो यहाँ पर क्या होता, H होता, R की जगह पे, यहाँ H होता तो H और H मिलकर क्या बना लेता, H2। तो अगर फॉर्मिक एसिड लिया जाए कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन पे, तो चाहे एनोड हो बेटा चाहे कैथोड हो, सेम गैस हमें मिलने वाला है H2, और मीडियम का pH इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि NaOH का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। तो ये एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का। तो देखो जितना छोटा एल्केन होगा उतना कम वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कम वान डेर वाल फोर्स अट्रैक्शन होगा तो गैसियस नेचर का होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा गैस से लिक्विड की तरफ जाएगा फिर सॉलिड की तरफ जाएगा। NCERT लिखता है कि C1 से लेकर C4 जो होता है वो गैस होता है, हालांकि नियोपेंटेन भी गैस होता है, और C5 से C17 जो होता है बेटा वो लिक्विड होता है, और C18 ऑनवर्ड्स जो होता है वो वैक्स लाइक सॉलिड होता है ना बेटा। डेंसिटी ऑफ एल्केन की अगर बात किया जाए तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, एल्केन का डेंसिटी बढ़ता है, एंड मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ एल्केन जो होता है बेटा वो कितना होता है, 0.8। इसीलिए एल्केन जो होता है वाटर सरफेस पर तैरता रहता है। कोई भी डीजल पेट्रोल ग्रीस लेके पानी में डालोगे तो ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1.0 है और एल्केन की मैक्सिमम डेंसिटी जो हो सकती है वो 0.8 हो सकती है। अब आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। एल्केन चूंकि नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे साइक्लोहेक्सेन,
ऑक्सीजन, बेंजीन, इन सब में सॉल्युबल तो होगा, लेकिन पोलर सॉल्वेंट लाइक यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो अपना होता है H2O, उसमें सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है बेटा? इनसॉल्युबल है, मतलब इमिसिबल इन वाटर है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेटा बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन का हमने लिया, यहाँ पर 2 कार्बन का एल्केन लिया, 1 कार्बन का, यहाँ पर 4 कार्बन का। ऑब्वियस सी बात है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए और बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें देखना है तो एक चीज़ समझिएगा बेटा कि जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। इसमें ब्रांचिंग नहीं है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया कम हो गया और कम हो गया, तो सरफेस एरिया ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा। लेकिन डायरेक्टली आपको ब्रांचिंग नहीं देखना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गया तो आपको क्या देखना है बेटा? आपको देखना है फिर ब्रांचिंग, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो एक ग्राफ बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। इधर है नंबर ऑफ कार्बन और इधर है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। एक कार्बन का ये मीथेन है, मीथेन से इथेन बढ़ेगा और इथेन से प्रोपेन काफ़ी कम हो जाएगा, फिर ब्यूटेन बढ़ेगा और उसके बाद बढ़ता जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ गए तो कम बढ़ा, यहाँ से यहाँ जाएगा ज़्यादा बढ़ेगा। 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह से अगर देखा जाए 6 से 7, 7 से 8, आप क्या देख रहे हैं? 3 से 4 ज़्यादा बढ़ा, 4 से 5 जो है इतना ही बढ़ा, कम बढ़ा, फिर 5 से 6 ज़्यादा बढ़ा। मतलब ऑड मेंबर से इवन मेंबर की तरफ जाते हैं तो इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है और इवन से ऑड जाते हैं तो इंक्रीमेंट कम होता है। दूसरी चीज़, मिनिमम अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन के पास होता है, और अगर हाईएस्ट आपसे पूछा जाए तो आप नियोपेंटेन बोल देना, सुपर सिमेट्रिकल कंपाउंड है इसलिए बहुत अच्छा पैकिंग हो जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होता है। एनसीईआरटी में एक आपको टेबल भी दिया गया है, आप चाहें तो उसको एक बार देख लेंगे। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन का। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें बेटा तो एल्केन जो है उसमें मतलब बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, ना तो एसिड से रिएक्शन करता, ना तो बेस से, ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना तो रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत कम रिएक्टिव है, इसीलिए इसको एक और नाम दे दिया जाता है पैराफिन्स। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन में एल्केन रिएक्शन करता है, जैसे एनसीईआरटी लिखता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में 4 रिएक्शन दिया गया है। एक CH4 का अगर ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब में, मतलब कॉपर के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में O2 के साथ अगर हीट कर दिया जाए तो यहाँ पर O2 हमने लिया और कॉपर के साथ बहुत ज़्यादा हीट कर दिया तो यहाँ से क्या बन जाता है बेटा? मिथाइल अल्कोहल मिल जाता है। अगर यही O2 के साथ हमने मोलिब्डेनम ऑक्साइड O2 इन द प्रेजेंस ऑफ MO2O3 कर दिया बेटा तो यहाँ पर हमें मिल जाता है फॉर्मल्डिहाइड। और अगर इथेन लेकर और उसको मैंगनीज एसीटेट के साथ हीट कर दिया जाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पर MnOAc का होल ट्वाइस है तो क्या बन जाएगा बेटा? एसिटिक एसिड। और कोई ऐसा एल्केन जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है, अगर KMnO4 से हीट कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा? तो वो 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है OH में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टर्शियरी अल्कोहल का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये आपको याद ही रखना होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो वो रिएक्शन है बेटा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में ऑब्वियस सी बात है कि एरोमेटिक रिंग बनेगा, और एरोमेटिक रिंग बनेगा तो उसके लिए कम से कम 6 कार्बन होंगे। तो 6 कार्बन का अगर एक आपने लॉन्ग चेन एल्केन ले लिया और इसको आपने हीट कर दिया किस चीज़ के साथ बेटा? या तो Al2O3 ले लिया और उसमें Cr2O3, MO2O3, V2O5 के साथ आपने हीट कर दिया और ये हाई टेम्परेचर होता है लाइक 773 केल्विन के आसपास, तो ये क्या हो जाता है? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल करोड़पति के मोटे वाले ऑक्साइड, ऐसे याद कर लेना। ऑल का मतलब एल्युमिनियम का ऑक्साइड, करोड़पति का मतलब क्रोमियम का ऑक्साइड, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड और वेनेडियम का ऑक्साइड। अगर ये 6 मेंबर ना हो के बेटा 7 मेंबर हो गया तो यहाँ से बताना बेंजीन बनेगा कि टोल्यूइन बनेगा? टोल्यूइन बनेगा एज ए प्रोडक्ट। तो ये हो गया एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अगर आप CH4 को, अब ये सब रिएक्शन आपको याद ही रखना होगा, अगर आप CH4 को स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम है बेटा, H2O को हीट किया लगभग 1273 केल्विन पे, तो यहाँ से क्या बन जाता है? CO
प्लस H2, CO प्लस H2 बनता है। और ये रिएक्शन इस साल आपसे पूछा गया है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको सुपर हीटेड स्टीम से अगर हीट किया जाता है तो CO प्लस H2 का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है बेटा कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन की अगर बात किया जाए, इसका मतलब जलाना। तो अगर आपने एल्केन ले लिया CnH2n+2 और साथ में क्या ले लिया बेटा? O2, हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O, और बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज होता है। और यही एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं ईंधन के रूप में, चाहे खाना बनाना हो, चाहे आपको गाड़ियाँ चलाना हो, व्हीकल चलाना हो। अब अगर इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर N है तो NCO2, और 2n+2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? N+1 H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है तो क्या हो जाएगा? 2n और यहाँ से n+1, तो 3n+1/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। यही रीज़न है कि एल्केन को एज ए फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। तो ये है बेटा कंबस्शन में कंप्लीट कंबस्शन। अगर हमने पार्शियल या इनकम्प्लीट कंबस्शन कराया, इनकम्प्लीट कंबस्शन कहने का मतलब कि वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्शन में वहाँ पर आपको O2 सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा, लिमिटेड होगा। तो अगर आपने कोई एल्केन ले लिया और यहाँ पर O2 जो है, याद रहे कैसा है बेटा? लिमिटेड अमाउंट में है, तो क्या यहाँ से मिल जाएगा? कार्बन ब्लैक। इस कार्बन को बोला जाता है कार्बन ब्लैक, जिसका यूज फिल्टर, वाटर फिल्टर में किया जाता है या फिर प्रिंटर इंक के लिए किया जाता है। और साथ में क्या बनता है बेटा? H2O। दिस कार्बन ब्लैक इज यूज्ड एज प्रिंटर इंक। अब नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो एक और रिएक्शन बचता है जिसके वो क्या बोलते हैं बेटा? पायरोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन। तो पायरोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन में क्या होता है? बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है। जैसे मान लो कि 4 कार्बन का आपने एल्केन लिया और आपने इसे क्या कर दिया? हीट कर दिया। या 6 कार्बन का मान लो कि आपने एल्केन ले लिया और इसको हीट कर दिया, तो यहाँ से क्या होता है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। हो सकता है कि ये बॉन्ड टूट जाए और H रेडिकल मिलकर H2 गैस बन जाए, और साथ में ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके बॉन्ड बना ले तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। अब ऐसा नहीं है कि इतना पर ही रिएक्शन रुक जाएगा, हो सकता है कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए और यहाँ से बॉन्ड टूट जाए तो CH3 रेडिकल कहीं से H रेडिकल निकाल के क्या बना ले बेटा? CH4, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? C3। यहाँ पर 6 कार्बन है तो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर C3H6 बन जाएगा प्लस C2H4 बन जाएगा। इस तरह से प्लस ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, जितना भी पॉसिबिलिटी है, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसका एक मेन रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आपने एल्केन लिया और इसका रिएक्शन H2 से करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H nu, तो यहाँ से क्या बन जाता है बेटा? RH प्लस साथ में क्या बन जाता है? HX। अब ये रिएक्शन जो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और जो भी फ्री रेडिकल एसोसिएटेड रिएक्शन होते हैं वो 3 स्टेप में होते हैं। पहले स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? आपने X2 लिया और सनलाइट में क्या होगा कि ऊपर जहां पर सरफेस पर पड़ेगा उसके हैलोजन टूट जाएंगे और क्या होगा? X रेडिकल का हो जाएगा फॉर्मेशन। अब ये X रेडिकल चेन प्रोपेगेशन स्टेप में X रेडिकल जो होगा वो X रेडिकल एल्केन के साथ जाके टकराएगा, तो रेडिकल के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन होगा। तो X रेडिकल और ये H है, सॉरी, H रेडिकल मिलकर क्या बना लेगा? HX, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? R रेडिकल। ये R रेडिकल बचे हुए X2 के साथ जाके टकराएगा और इसमें फिर से होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर रेडिकल है तो रेडिकल के प्रेजेंस में होमोलाइटिक, तो एक एक्स रेडिकल यहाँ पर R के साथ आ जाएगा और एक एक्स रेडिकल यहाँ पर बच जाएगा। ये एक्स रेडिकल जाएगा फिर से एल्केन के साथ टकराएगा और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट मिलना हमें शुरू हो जाएगा। बाद में जब देखते हैं कि रिएक्शन रुक जा रहा है तो थोड़ा बहुत रेडिकल बचे होंगे, उसके लिए थोड़ा प्रेशर बढ़ा देते हैं, जो भी रेडिकल है पास पास आ जाते हैं और आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो एक्स रेडिकल और आर रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे। हो सकता है कि दो एक्स रेडिकल अगर साथ में मिल गए तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स। आर रेडिकल और आर रेडिकल मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आर आर। और आर रेडिकल और एक्स रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, आर एक्स। लेकिन याद रहे बेटा, ये चेन टर्मिनेशन में मिला है, बहुत ही कम मिला है, ये चेन टर्मिनेशन में मिला है, चेन टर्मिनेशन स्टेप मिला है, मतलब ये नेग्लेजिबल अमाउंट में होंगे। अब इस रिएक्शन की कुछ खास बातें, अगर फ्लोरीन लिया होता तो यहाँ पर HF बॉन्ड बनता और यहाँ पर कार्बन और F के बीच में, R का मतलब अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन चेन, तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता और ये बॉन्ड बहुत छोटा होता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज करता है और इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा कि क्या हो सकता है बेटा, एक्सप्लोजन। तो याद रखिएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा X2 में फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा बेटा, और सबसे कम रिएक्टिव जो होगा आयोडीन का होगा। मतलब F2 के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत ही फास्ट और एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। उसके एक्सप्लोजन को रोकने के लिए अपन लेस रिएक्टिव गैस जैसे N2O2 इनर्ट गैसेस रिएक्शन मीडियम में मिला देते हैं। I2 तो बहुत ही स्लो एंड रिवर्सिबल होता है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम रिएक्शन मीडियम में HiO3 और HNO3 मिला देते हैं। बाकी अगर बात किया जाए तो यहाँ पर Cl2 और Br2 की अगर बात करें, किसकी बात करें, Cl2 और Br2 की बात करें तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है हमें अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो सुनना बेटा, यहाँ पर क्या बन रहा है, रेडिकल। तो कौन सा रेडिकल सबसे फास्ट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है 3 रेडिकल जो मोर स्टेबल है तो सबसे फास्ट बनेगा। उसके बाद 2 डिग्री रेडिकल, उसके बाद 1 डिग्री रेडिकल और उसके बाद मिथाइल रेडिकल। तो अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को निकलने का रेट सबसे ज़्यादा होगा। मतलब अगर ईज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन कहें तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद क्या होगा बेटा, 0 डिग्री। ये ईज ऑफ हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो गई। अब देखो फ्लोरिनेशन की बात करें, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, तो एक दो पॉइंट बता रहा हूँ, कभी कभी पूछा जाता है फ्लोरिनेशन कैन टेक्स प्लेस इन डार्क, क्यों, बहुत फास्ट रिएक्शन है, डार्क में भी हो जाता है। एंड क्लोरिनेशन को अगर आफ्टरनून में कराया तब भी एक्सप्लोजन हो जाता है। मतलब इन आफ्टरनून मतलब इंटेंस सनलाइट अगर रहेगा तो क्लोरिनेशन भी एक्सप्लोसिव होगा। मतलब क्लोरिनेशन के लिए अगर सुटेबल कंडीशन की बात किया जाए तो डिफ्यूज सनलाइट, सुबह का या शाम का जो सनलाइट होता है डिफ्यूज सनलाइट में किया जा सकता है। और I2 की अगर बात किया जाए, ब्रोमिनेशन की अगर बात किया जाए तो ये ब्रोमिनेशन जो है वो मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो किसी भी टेम्परेचर पे आप मतलब किसी भी सनलाइट में करा सकते हैं। और आयोडीनेशन कराने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, आपको HiO3 या HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो ये एल्केन था बेटा। अब बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन में अगर देखा जाए तो एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोला जाता है ओलिफिनिक बॉन्ड। और एल्कीन को ओलिफिन्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एल्कीन्स जो होते हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके ऑयली कंपाउंड बना देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का। तो एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से अगर एल्कीन बनाना है तो 2 तरीका है हमारे पास। जो एल्काइन दिया गया है उस एल्काइन से या तो हम सीन एडिशन करा के एल्कीन बनाएं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एल्काइन से अगर एल्कीन हमें बनाना है तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर 2 तरीका से बन सकता है, एक सिस एल्कीन और एक ट्रांस एल्कीन। सिस एल्कीन बनाने के लिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो हम कराते थे वो करा दें H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, लेकिन यहां तक छोड़ दिए तो ये रिएक्शन एल्केन तक चला जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइजन का यूज कर लेते हैं, जैसे BaSO4 CaCO3। लिंडलार्ड कैटलिस्ट के बारे में दिया गया है NCERT में। पैलेडाइज अगर हम लोग H2 लेते हैं तो उसके साथ CaCO3 अगर हमने ले लिया
तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, ये रिएक्शन जो होता है ये CaCO3 या BaSO4 जाके क्या करता है, यहाँ पर एक सरफेस को मतलब एक पाई बॉन्ड को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर लेता है और एक ही पाई बॉन्ड पर रिएक्शन होता है। चूंकि ये रिएक्शन सिन एडिशन का एग्जाम्पल था इसलिए सिस एल्कीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लिया बेटा तो यहां पर क्या होगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और याद रहे ये वाला जो रिएक्शन है टर्मिनल एल्काइन नहीं देता। इस रिएक्शन की बात की जाए, ये वाला रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय टर्मिनल एल्काइन। आगे चलते हैं, अल्कोहल से एल्कीन बनाते हैं। अल्काइल हैलाइड बच गया सर, चलो अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना लेते हैं। CH2 यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है। याद रखें बेटा ये Cl इधर भी रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड के क्रॉस क्या होता है, फ्री रोटेशन। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर हमने जिंक ले लिया और जिंक के साथ हीट कर दिया तो जिंक क्या क्या होता है बेटा, डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट। यहाँ से Cl और Cl को निकालेगा और बीच में डबल बॉन्ड ला के रख देगा और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, ZnCl2। साथ में क्या बन जाएगा, ZnCl2। लेकिन याद रखिएगा एंटी एलिमिनेशन होता है। जैसे यहाँ पर हमने Cl ले लिया और यहाँ पर Cl ले लिया, थोड़ा सुन लीजिएगा, और दूसरा रिएक्शन लिया, यहाँ पर Cl लिया और यहाँ पर Cl लिया। यहाँ पर जिंक के साथ अगर आपने हीट कर दिया और यहाँ भी अगर आपने जिंक के साथ हीट कर दिया तो यहाँ पर तो बेटा एल्कीन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर नो रिएक्शन क्योंकि ये सिन एलिमिनेशन नहीं होता है, ये एंटी एलिमिनेशन। तो दिस इज रिएक्शन एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोजनेशन ऑफ डाई हैलाइड की अगर बात किया जाए तो एंटी हाइड्रोजनेशन है। और बेटा ये एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन है कि एडजेसेंट पे है, तो आपका आंसर होगा एडजेसेंट पे है। एडजेसेंट पे से दोनों को आप निकाल रहे हो तो दोनों हाइड्रोजन ला रहे हो तो इसे बोला जाता है विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोला जाता है बेटा, विसिनल। तो विसिनल में क्या होता है कि यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन अगर कभी पूछ दिया जाए, हालांकि पूछा तो कभी नहीं गया है, एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन आ जाए, इसे क्या बोलते हैं बेटा, जेमिनल, जेमिनल डाई हैलाइड। और इसको अगर आपने जिंक के साथ हीट कर दिया तो याद रखना बेटा, जैसे ऊर्ज रिएक्शन में डाइमेराइजेशन होता था वैसे ही यहाँ पर भी डाइमेराइजेशन हो जाता है और डबल कार्बन के एल्कीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। डबल कार्बन के एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो दोनों में जिंक लेकर ही हीट कर रहे हैं। जेमिनल की अगर बात किया जाए तो जेमिनल के साथ अगर आपने हीट किया है तो उतने ही कार्बन का मिलेगा कि डबल कार्बन का, डबल कार्बन का एल्कीन। लेकिन विसिनल जो है उतने ही कार्बन का एल्कीन देता है। नेक्स्ट, बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ऑफ हैलाइड। बेटा जैसे मान लो कि यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl और यहाँ पर H है। याद रखिएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH और उसके साथ हीट। दो टर्म आता है, एक एक्वस KOH और दूसरा क्या आता है, अल्कोहलिक KOH। यहाँ पर जो यूज करते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH। या फिर क्या यूज करते हैं बेटा, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। या फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बेटा, NaNH2 और साथ में क्या कर दिया, हीट। तो यहाँ से Cl और यहाँ से H मिलके HCl निकलेगा। ऑब्वियस बात है, ये एलिमिनेशन कैसा एग्जाम्पल है बेटा, ये एंटी एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। जितने भी एलिमिनेशन होते हैं ऑलमोस्ट एंटी एलिमिनेशन ही होते हैं। हाँ ऐसा नहीं है, कहीं कहीं सिन और एंटी का कम्बिनेशन भी होता है। सिन एंड एंटी, जहाँ कार्बोकैटायन बना के एलिमिनेशन होगा वहाँ पर सिन भी होगा और एंटी भी होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है तो अपोजिट वाला H जाएगा और Cl यहाँ से जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर तो लेना ही पड़ेगा भाई। एडिशन का उल्टा होता है एलिमिनेशन। एडिशन में क्या होता है कि दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक पाई बॉन्ड टूटता है। पाई बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी देना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाने में ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, इसलिए ओवरऑल एनर्जी मिलता था। यहाँ पर दो सिग्मा तोड़ के एक पाई बना रहे हैं, रिवर्स काम कर रहे हैं, तो एनर्जी देना पड़ेगा और वो एनर्जी आप किस फॉर्म में दे रहे हैं बेटा, हीट के फॉर्म में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर CH3CH2OH लिया है हमने
और इसमें हमने क्या किया, H2SO4 लेके हीट कर दिया। H2SO4 के बारे में आप जानते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो और साथ में एसिड भी है, तो ये H+ देगा, OH जाके H+ पे अटैक करेगा, तो OH OH रहेगा कि बेटा H2O+ बन जाएगा, H2O+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O+ बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखते हैं, अगर 140 डिग्री तक टेम्परेचर रखा तो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल जाता है और इस पर अटैक करके इसे बाहर निकाल देता है, और ये क्या बन जाता है, CH3 CH2O CH2 CH3, और रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। लेकिन यही टेम्परेचर हाई रहता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा होता है। एनसीईआरटी में हालांकि ये केल्विन में दिया गया है, ये दिया गया बेटा 413 केल्विन और ये 443 केल्विन, तो एनसीईआरटी टेम्परेचर दिया है केल्विन में। तो अगर इतना पे हीट कर देते हैं तो यहाँ से H+ निकल जाता है और एल्कीन बन जाता है, और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो डिहाइड्रेशन की अगर बात किया जाए, कोई टेम्परेचर नहीं मेंशन किया गया है, लो टेम्परेचर वर्ड नहीं दिया गया है, एल्कीन बना लोगे। और अगर टेम्परेचर बोला गया है कि लो टेम्परेचर है, 140 के आसपास दिया गया है टेम्परेचर, तो आप ईथर बना लोगे। समझ में आया कि नहीं बेटा? यहाँ से ये निकलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा, कार्बोकटायन बनता है। और चूंकि कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे बेटा, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे बेटा, 1 डिग्री से। ठीक है, अब इस पे जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन दिया गया है, ठीक है बेटा, यहाँ पर OH दिया गया है और H2SO4 दे के हीट किया गया। H2SO4 डालेंगे, ये जाके H+ पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा बेटा, H2O+। और एक चीज़ मैं बता दूँ, H2O+ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, कार्बोकटायन। अब बेटा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सुनते जाना। कार्बोकटायन 3 काम करता है। पहला काम है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा सर। 2 डिग्री से कहाँ जाएगा, 3 डिग्री पे। तो कार्बोकटायन ने अपना पहला काम किया रीअरेंजमेंट का। दूसरा काम होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल का अटैक, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है। और तीसरा काम, हाई टेम्परेचर पे एडजेसेंट कार्बन से H+ निकल जाएगा, तो H+ निकलेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, एल्कीन। अब आप बोलोगे कि सर एल्कीन तो यहाँ से भी बन सकता है, और एल्कीन इधर से भी H+ निकल के बन सकता है। अगर इधर से निकाल के H+ एल्कीन बनाया तो ये बनेगा। ये वाला जो एल्कीन होगा वो कैसा होगा, मेजर होगा, और ये वाला एल्कीन जो होगा वो कैसा होगा, माइनर एल्कीन होगा। इस रूल को, एक रूल यहाँ पर आता है जिसे बोलते हैं सेट्जफ रूल, या इसी को जेट्सफ रूल भी बोलते हैं। जेट्सफ क्या बोलता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो मोर स्टेबल होगा और वो एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ऑब्वियसली बात है यार, मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो ये क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस स्टेबल है तो क्या है, माइनर। तो ये जेट्सफ रूल को क्या कर रहा है बेटा, फॉलो कर रहा है। तो ये एल्कीन का था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब अगर बात आगे की करें तो एल्कीन का फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली बात है यार, स्टार्टिंग के 3 मेंबर, स्टार्टिंग के मेंबर गैस होंगे, फिर आगे लिक्विड होंगे, फिर आगे क्या होंगे बेटा, सॉलिड होंगे। ये कलरलेस होंगे, अडरलेस होंगे एल्केन के जैसा, लेकिन इथाइलिन में फेंट स्वीट स्मेल होता है। ठीक है बेटा, अब आगे की बात करते हैं इनके केमिकल रिएक्शन। तो हाँ, एल्कीन जो है वो केमिकली रिएक्ट करता है। तो ये केमिकल रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो एल्कीन में क्या है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड है कि नॉन पोलर पाई बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड। और नॉन पोलर पाई बॉन्ड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं। जब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेंगे तो इस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। और ये पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एडिशन होगा। कौन सा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर आप रिएक्शन कराने चले HCl का, तो देखो बेटा H+ है, Cl- है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस, ये जाके इस पर अटैक करेगा, क्या बनेगा, CH2 पे प्लस, और यहाँ पर CH2 के साथ H आ गया तो CH3 लिख दिया, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना। तो जहाँ पर कार्बोकटायन बनेगा स्टेबल, रिएक्शन उसी के तरफ बॉन्ड टूटने से होगा। जैसे यहाँ सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकेंड स्टेप में कौन आएगा बेटा, Cl- आएगा, इस पर अटैक कर जाएगा, क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड एज प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास प्रोपीन हुआ, क्या हुआ बेटा,
प्रोपीन हुआ, और इस पर रिएक्शन आपने HCl का किया। तो अब तो एक कंफ्यूजन आएगा ना कि बॉन्ड को इधर तोड़े कि इधर तोड़े। बन क्या रहा है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। दोनों तरफ कार्बोकैटायन बना के देख लो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है सर, 2 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन से जाएगा कि ये वाला कार्बोकैटायन बने, मतलब ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये माइनस इस पर जाके H+ पर अटैक करेगा। क्या बन जाएगा CH3 CH+, CH2 के साथ H आ गया तो CH3 बन गया इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के 3 काम, पहला काम रीअरेंजमेंट, दूसरा काम न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल है क्या, हाँ सर है ना, Cl-, तो Cl- का अटैक करा दो। क्या बन जाएगा बेटा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब जो चाहे जितना मर्जी चाहे इस पर रिएक्शन करा दो। ये HCl के साथ हमने यहाँ पर रिएजेंट CCl4 ले लिया। क्या ले लिया, CCl4। सेम रिएक्शन में HCl के साथ हमने रिएजेंट लिया होता H2O, तो क्या प्रोडक्ट बनता है। अब सुनना बेटा, HCl के साथ H2O, और H2O सॉल्वेंट है, मतलब ये एसिड कैसा हो गया, डाइल्यूट। एसिड कैसा हो गया, डाइल्यूट। तो इतना न लिख कर डाइल्यूट एसिड भी लिखा जा सकता है, H+H2O, या डाइल्यूट एसिड भी लिखा जा सकता है, सेम मीनिंग होगा। क्या होगा भाई, पहले स्टेप में जाके H+ पर अटैक होगा, क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो यहां तक तो रिएक्शन जो है वो सेम ही चलेगा सर। अब यहां पर H2O ज्यादा मात्रा में होगा कि Cl-, H2O ज्यादा मात्रा में था तो बेटा सॉल्वेंट, लेकिन काम कर गया न्यूक्लियोफाइल का। क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर अल्कोहल है जो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो याद रखिएगा, यहां पर अगर हमने H2O के प्रेजेंस में एसिड लिया तो इसे बोला जाता है एसिडिक हाइड्रेशन, है ना। एसिड के प्रेजेंस में H2O का एडिशन हुआ, इसे एसिडिक हाइड्रेशन रिएक्शन बोला जाता है, और अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर HCl के साथ CCl4 लिया तो अलग प्रोडक्ट बना, HCl के साथ H2O लिया तो अलग प्रोडक्ट बना। समझ में आया कि नहीं आया। सिमिलरली ये एल्कीन है और इसका रिएक्शन करा दिया हमने किस चीज से, Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। सुनिएगा, Br2 की अगर बात किया जाए CCl4 के प्रेजेंस में तो रेडिश इसका ब्राउन कलर होता है। 11th के NCERT में ऑरेंज कलर दिया गया, लेकिन आप ब्राउन याद करो। 12th के NCERT में ब्राउन कलर दिया गया है। तो होगा क्या कि ये Br+ और Br- में टूटेगा, और क्या हो जाएगा बेटा, CH2 एक तरफ Br इधर आएगा और एक तरफ Br इधर। याद रखिएगा कि Br2 CCl4 का एडिशन जो होता है एंटी होता है, अपोजिट साइड में होता है। और चूंकि इसका कलर था रेडिश ब्राउन, और जब Br2 रिएक्शन कर गया तो रेडिश ब्राउन कलर गायब हो गया। मतलब Br2 CCl4 का कलर जो है अगर डिसअपीयर हो जा रहा है, इसका मतलब कंपाउंड क्या था, एल्कीन एल्काइन हो सकता है। अगर कंपाउंड एल्कीन एल्काइन हो सकता है मतलब अनसैचुरेटेड हो सकता है, इसलिए Br2 CCl4 का यूज किया जाता है रिएजेंट के रूप में एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए इस रिएजेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे की अगर बात किया जाए, एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन करा दिया गया एक बार कंसंट्रेटेड H2SO4 से, और एक बार लिया गया डाइल्यूट H2SO4। तो ऑब्वियस सी बात है, कंसंट्रेटेड H2SO4 में H+ है और HSO4- है। ये बॉन्ड इधर टूटेगा, कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा। इस कार्बोकैटायन पर बेटा यहाँ पर से H+ निकल गया तो क्या बन गया, बच गया SO3H। तो यहाँ पर कौन आ गया, SO3H। यहाँ पर H2O भी है और SO3H भी है, तो कौन जाके अटैक करेगा, H2O या SO3H। सर ये डाइल्यूट है मतलब H2O ज़्यादा है, तो कौन अटैक करेगा बेटा, CH3CH। यहाँ पर H2O जाके अटैक करेगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, OH। याद रखिएगा, अगर एसिड कौन है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर डाइल्यूट है, चाहे HCl हो, चाहे HBr हो, चाहे HI हो, चाहे H2SO4 हो, यहाँ पर बनेगा क्या बेटा, यहाँ पर ऊपर अल्कोहल आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस की अगर बात किया जाए, जैसे एल्कीन आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो O3Zn के साथ आपने रिएक्शन कराया, बाद में H2O लिया। तो पहले O3 के साथ चलते हैं, क्या बनेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों बॉन्ड तोड़ दो बेटा, और यहां पर एक ऑक्सीजन ऊपर, 2 ऑक्सीजन नीचे, इसे बोला जाता है ओजोनाइट। और जब H2O डाला जाता है तो ये बॉन्ड टूटता है, ये ऐसे और ये ऐसे, एक ऑक्सीजन Zn के साथ चला जाता है तो ZnO बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड O, और इधर भी CH2 था तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर आपने मान लो कि क्या ले लिया, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया और O3 ZnH2O ले लिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा? शॉर्ट में क्या करोगे, ये नहीं बनाना है। देखो ये एनसीईआरटी में दिया गया स्ट्रक्चर, तो कभी इंटरमीडिएट पूछा जाए कि ओजोनाइड क्या बनेगा तो बना लो। ये दोनों पाई बॉन्ड, दोनों पाई और सिग्मा तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन आपने कहाँ रख दिया? नीचे। उसके बाद Zn एंड H2O का काम शुरू हो गया, यहां से, तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड और एक बन गया बेटा फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर इसे बोला जाता है बेटा रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। अब अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस रहेगा तो वहां पर Zn नहीं दिया रहेगा। तो Zn जब नहीं दिया रहेगा, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस की बात करें तो याद रखिएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस जब होगा तो उसमें क्या होगा बेटा कि जो C डबल बॉन्ड O के साथ H हैं वो OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहां पर Zn होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। यहां पर भी Zn होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो सुनना बेटा, जो H थे वो OH में कन्वर्ट हो गए, और एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो यहाँ से क्या निकलेगा? H2O निकलेगा, और क्या बन जाएगा बेटा? CO2 गैस आ जाएगा। यहाँ से भी H जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से तो H2O नहीं निकलेगा, लेकिन फिर यहाँ से H2O निकलेगा, और क्या बन जाएगा बेटा? CO2 बन जाएगा। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में और रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में यही है, रिएजेंट का खेल है। Zn नहीं है तो जो ऑक्सीजन यहाँ से निकला था वो ऑक्सीजन फर्दर क्या करा देगा? ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर रिडक्टिव ओजोनलाइसिस हुआ तो Zn उस ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा, उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इस रिएक्शन के बारे में अगर देखा जाए, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि O3 ZnH2O लिया गया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप क्या करो, यहां से डायरेक्ट बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ो, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ो, तो क्या बन गया बेटा? एसिटल्डिहाइड, और साथ में क्या बन गया? एसीटोन। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं तो इन दोनों को अगर सटाया जाए आपस में और ऑक्सीजन को निकाल दो तो रिएक्टेंट भी पता चल जाएगा कि भाई रिएक्टेंट हमने ये लिया था। मतलब कहने का रिवर्स में भी जा सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट से भी रिएजेंट हम लोग बना सकते हैं, रिएक्टेंट बना सकते हैं। ये इसलिए ये रिएक्शन यूज किया जाता है कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के पोजीशन को प्रेडिक्ट करने के लिए कि पोजीशन कहाँ था। जैसे मान लो कि आपसे बोला गया कि एक एल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, और O3 ZnH2O से रिएक्शन कराने पर ये एक दे रहा है प्रोपनल्डिहाइड और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, तो बताना वो एल्कीन क्या होगा। यहाँ से O2 निकालो यार, क्या बन जाएगा? ब्यूट 1 इन होगा। तो इस रिएक्शन का यूज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट हमें पता चल गया तो रिएक्टेंट को भी हम लोग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ हॉट एंड कंसंट्रेट 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। इसे बेयर्स रिएजेंट ही भी बोला जाता है। जैसे मान लो कि कोई एल्कीन है और इसका रिएक्शन आपने करा दिया बेयर्स रिएजेंट से, तो इसका काम क्या होता है? ग्लाइकोल बनाने का। मतलब पाई बॉन्ड टूट जाएगा और 2 सेम साइड से OH आ जाएगा, तो इस रिएक्शन को ग्लाइकोलाइजेशन भी कहा जाता है। और इसका जो कलर होता है बेयर्स रिएजेंट KMnO4 का, वो कैसा होता है बेटा? पर्पल।
और जब रिएक्शन हो जाएगा तो ये MnO2 बन जाता है, जिसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, पिंक, ये ब्राउन। तो पर्पल कलर से ब्राउन कलर में चेंज हो गया, ये बताता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड रहा होगा। तो हमने एक टर्म कुछ देर पहले बोला था, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, Br2CCl4, या फिर आप यूज कर सकते हैं बेयर्स रिएजेंट को एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। लेकिन अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 न लिख के रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड KMnO4, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, KMnO4 बोला जाए। एक और चीज, यहां पर अल्कलाइन, कोल्ड डाइल्यूट एंड अल्कलाइन कर लीजिएगा बेटा, अल्कलाइन KMnO4 होता है। अगर मान लो कि एसिडिक KMnO4 किया जाए, हॉट कंसंट्रेटेड या एसिडिक KMnO4 कर दिया जाए, तो ये रिएक्शन जो होता है जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस, तो ये रिएक्शन जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, और इसका रिएक्शन करा दिया गया हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 या एसिडिक KMnO4, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से टूटेगा, एक क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड, और चूंकि ये H है तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा, एसीटोन। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा। ये था एल्कीन का केमिकल रिएक्शन। एल्कीन के केमिकल रिएक्शन में एक पॉलीमराइजेशन भी है, जैसे ये इथाइलिन है बेटा, और इसको पॉलीमराइजेशन करा दिया गया, तो ये बहुत से मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इसे क्या बोला जाएगा, पॉलीइथाइलिन या पॉलीइथीन, पॉलीइथीन, पॉलीप्रीम। ये जो है प्रोपीन से क्या बनेगा, पॉलीप्रोपीन। तो इनका यूज किया जाता है प्लास्टिक बोतल बनाने के लिए, बकेट बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, स्क्वीज पाइप्स बनाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया बेटा एल्कीन। थर्ड, अगर हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए एलिफेटिक, तो वो क्या है, एल्काइन। एल्काइन की अगर बात किया जाए तो इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, इसे एसिटिलीन कहा जाता है। अब अगर इसके बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, तो दो ही रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी ने दिया है। एक कैल्शियम कार्बाइड दिया गया, जिसमें हमने क्या मिला दिया बेटा, H2O। कैल्शियम कार्बाइड में हमने क्या मिला दिया बेटा, H2O। तो यहां से क्या बन जाता है, C2H2, और साथ में क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब सुनिएगा बेटा, दूसरा जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तो था फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड। सेकेंड रिएक्शन की अगर बात करें तो इसमें आप लोग मान लो कि Mg2C3 ले लिया, ये भी कार्बाइड ही है, और इसमें H2O डाल दिया, तो यहाँ से MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा और साथ में प्रोपाइन बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट रिएक्शन में फ्रॉम डाई हैलाइड, जैसे मान लो कि CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, ये Cl है और यहाँ पर Cl है। आपने क्या किया कि अल्कोहलिक KOH ले लिया और इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि Cl और H मिलके HCl निकलेगा और क्या बन जाएगा, विनाइल हैलाइड। और इस विनाइल हैलाइड को फिर से एलिमिनेशन कराएंगे तो यहां से Cl और यहां से H निकलेगा। लेकिन याद करें, अल्कोहलिक KOH ये काम नहीं कर पाएगा। यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है, NaNH2, और फिर हीट करना होता है, तब जाके एसिटाइलिन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर Cl का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए भाई
हमें स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, नाइट्रोजनस बेस चाहिए लाइक NaNH2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। जैसे क्लोरोफॉर्म का बेटा आपने नाम सुना होगा है, क्लोरोफॉर्म को भी अगर सिल्वर पाउडर के साथ हीट कर दिया जाए, Ag के साथ हीट कर दिया तो 6Ag मिलके 6Cl को निकाल देता है और क्या बन जाएगा बेटा, एसिटाइलिन बन जाएगा। तो यहाँ पर एसिटाइलिन का क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो बस उसी तरह से है, लोअर मेंबर गैस, उससे थोड़ा सा हायर जाएंगे तो लिक्विड, और फिर क्या होंगे बेटा, सॉलिड होंगे। ये भी कलरलेस अडरलेस होता है, सेम एसिटाइलिन के साथ थोड़ा सा स्मेल होता है। अब आगे आप बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शन। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड कहने का मतलब ये है कि ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसमें वो सब रिएक्शन होंगे जो एल्कीन में हो रहे थे। जैसे अगर देखा जाए हमने प्रोपाइन लिया है बेटा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अब चलो रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर HCl से रिएक्शन कराया, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, माइनस यहाँ पर प्लस, ये जाके H+ पर अटैक करेगा। बस बात यही है कि 2 बार रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया, H यहाँ पर आया तो H2 बन गया। अब यहाँ पर Cl- आके अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, CH3Cl आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH2, फिर से HCl का रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा, CH3C, एक Cl, और ये आ गया CH3। जेमिनल डाइहाइलाइड का फॉर्मेशन होगा। बताना रिएक्शन HCl का एक बार हुआ कि 2 बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 पाई बॉन्ड थे, इसलिए 2 बार रिएक्शन हुआ। बेटा एल्कीन में सिंगल बॉन्ड आता था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज आया, तो एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि अल्काइन? ये पॉइंट को न चाहें तो नोट कर लेंगे कि अल्काइन इज लेस रिएक्टिव देन एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्काइन जो होगा एल्कीन से लेस रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, कोई भी रिएक्शन कराना है, H+ के प्रेजेंस में H2O ले लिया, फिर से वही रिएक्शन H+ पे जाकर अटैक किया, क्या बन जाएगा, CH3CH2। अब इस पर जब H2O जाके अटैक करेगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर OH, और ये है इनॉल। इनॉल टोटोमेराइज हो जाएगा और क्या बना लेगा, कीटो फॉर्म बना लेगा। अब यहाँ पर जो ये रिएक्शन कराया गया है NCERT में, यहाँ पर क्या लिया गया है, HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन दिया गया है। सिमिलरली टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ये भी देगा। जैसे मान लीजिए कि CH3 है, CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और यहाँ पर Br2CCl4 का रिएक्शन करा दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, ये भी क्या देगा, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। CH3C, यहाँ पर CH आ जाएगा, यहाँ पर मान लो कि Br आ गया, यहाँ पर भी Br आ गया, यहाँ पर Br आ गया, और यहाँ पर भी Br आ गया। ये कैसा हो गया बेटा, कलरलेस हो गया। तो ये भी क्या दिया, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अगर आप चाहो तो इसका भी ओजोनलाइसिस करा सकते हो। जैसे मान लो कि CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, CH3 है, थोड़ा सा ओजोनलाइसिस अलग तरीके से होता है। O3ZnH2O आपने लिया, मतलब रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कराया, और एक बार आपने ले लिया O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ऑक्सीडेटिव कराया, तो रिडक्टिव में ऊपर वाले 2 बॉन्ड टूटते हैं और दोनों तरफ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CH3। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव कराया तो तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं। अब पेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के पेयर आपको मिल जाएंगे। मतलब इसका भी जो रिएक्शन है लगभग कैसा चल रहा है बेटा, एल्काइन का एल्कीन के जैसा। नेक्स्ट पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन में 2 है, एक लीनियर पॉलीमेराइजेशन, तो लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन में हम देखा जाए तो क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका क्या कराया गया बेटा, पॉलीमराइजेशन। तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड CH, और ये इसके बहुत से यूनिट आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे,
और जब ऐसे यूनिट बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें क्या होने लगेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिलोकलाइजेशन। और डिलोकलाइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसे बोला जाता है पॉलीएसिटाइलिन। पॉलीएसिटाइलिन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज used as electrode of a battery. It is cheaper than metallic conductor. बेटा जो कॉपर होता है या मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उनसे ये क्या होता है, सस्ता होता है। और सस्ता होने की वजह से ये ज़्यादातर यूज किया जाता है, लाइट वेटेड होता है, हल्का भी होता है। एक है बेटा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की अगर बात किया जाए तो हमने यही एसिटिलीन लिया, CH3 एसिटिलीन मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको रेड हॉट एफी ट्यूब में डाल दिया। रेड हॉट एफी ट्यूब में तो यहां से क्या बन जाता है बेटा, बेंजीन बन जाता है। सिमिलरली अगर आपने प्रोपाइन लिया होता, इसके 3 मॉलिक्यूल आते हैं तो साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन हो जाता है। तो यहां पर बेंजीन तो रहेगा लेकिन 3 CH3 आ जाएंगे और इसे बोला जाता है मेसिटाइलिन। क्या बोला जाता है बेटा, मेसिटाइलिन बोला जाता है। तो यहां से मेसिटाइलिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये था बेटा हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन। लेकिन बेटा आप NCERT को जरूर पढ़ें, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें और एक एक लाइन को, एक एक एग्जाम्पल को, एक एक एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, इंडेक्स के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। पैनिक ना हो, एग्जाम जो होगा जैसे हर बार नीट होता था वैसे ही होगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको NCERT से ही देखने को मिलेंगे, इसलिए आपका जो बेस है NCERT उसे नहीं छोड़ें। थैंक यू बेटा।